Jai Mata ki everyone. I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 1st, History, 9th standard CBSE. This would be the 7th and the last part of this chapter, the French Revolution. Today I am going to start from page number 21, Abolition of Slavery. Slavery का मतलब होता है दास प्रथा, जहाँ पर लोगों को अपना गुलाम या नौकर बनाकर रखा जाता है। अबोलिशन का मतलब होता है इस स्लेवरी प्रथा को ख़त्म करना, आधिकारिक रूप से इसका अंत करना। वन ऑफ द मोस्ट सबसे रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी जो कदम हम या सोशल रिफॉर्म हम कह सकते हैं जैकोबिन रेजिम का, वो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी था फ्रेंच कॉलोनीज़ में। फ्रेंच कॉलोनीज़ का मतलब फ्रांस के वो एरिया जिनको इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, किन्हीं देशों को या किन्हीं आइलैंड्स को, जहाँ पर इन्होंने इनको अपनी कॉलोनी बना कर रखा था। द कॉलोनीज़ इन कैरिबियन समुद्र में जो इनकी कॉलोनीज़ थी, मार्टिन्क्यू है, गॉडेलोप है, सैन डोमिंगो है, ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स हुआ करते थे कुछ ऐसी कमोडिटीज़ के, जैसे तंबाकू है, नील है, शुगर है, कॉफ़ी है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आया करती थी, इन आइलैंड से आया करती थी। लेकिन इन आइलैंड्स में यहाँ पर जो भी इनकी खेती करने के लिए, इन बागानों में काम करने के लिए जो यूरोपियंस थे, वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सर्कमस्टांसिस थी, जो अनफेमिलियर लैंड्स हैं, वो यहाँ पर नहीं जाना चाहते, जिसकी वजह से इन आइलैंड्स के ऊपर लेबर की शॉर्टेज हो रही थी इन प्लांटेशंस में। तो लेबर अगर नहीं होगा तो प्लांटेशंस में काम कौन करेगा? तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलाया गया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ये जो स्लेव ट्रेड था, ये 17th सेंचुरी में शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स एंड नांतेस टू अफ्रीकन कोस्ट। फ्रांस के जो मर्चेंट हुआ करते थे, ये फ्रांस की दो इंपॉर्टेंट बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं, जिनका नाम है बॉर्डेक्स और नांतेस। यहाँ से होते हुए ये अफ्रीका के कोस्ट तक जाते थे, जहाँ पर ये वहाँ के लोकल जो चीफ्टन या सरदार हुआ करते थे, उनसे स्लेव्स को खरीदते थे। फिर उनको ब्रांड, उनके ऊपर ब्रांड किया, उनको मतलब उनके ऊपर ब्रांड का लेबल लगाया जाता था। शैकल्ड, उनके हाथों में बेड़ियाँ डाली जाती थी, और इन जो स्लेव्स थे, इनको टाइटली पैक करके शिप्स के अंदर रख भर के, और इनको 3-4 महीने की जो लंबी यात्रा हुआ करती थी अटलांटिक से होते हुए कैरिबिया तक, इनको लेकर जाया जाता था, जहाँ पर इनको प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता था, ताकि ये प्लांटेशंस में काम कर सकें और यूरोप की जो ज़रूरत है इन चीज़ों की, उसको पूरा किया जा सके। ये जो एक्सप्लॉयटेशन था स्लेव लेबर का, इसकी वजह से ही जो यूरोप में बढ़ती हुई डिमांड थी, यूरोप की मार्केट्स में जो डिमांड थी शुगर की, कॉफ़ी की, इंडिगो की, उसको पूरा किया जा सकता था। पोर्ट सिटीज़ जैसे बॉर्डेक्स एंड नांतेज हैं, इनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, वो इस स्लेव ट्रेड की वजह से ही बहुत ज़्यादा हुई। Throughout the 18th century there was a little criticism of slavery in France. पूरी 18th सेंचुरी के दौरान इस स्लेवरी जो दास प्रथा था, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी आलोचना की गई। जो नेशनल असेंबली थी, उसके अंदर लंबी बहस चली, डिबेट्स चली कि वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन द ओवरसीज इन द कॉलोनीज। नेशनल असेंबली में ये भी बहस हुई कि क्या जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, क्या जो भी फ्रांस के नागरिकों को अधिकार यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उन अधिकारों को फ्रांस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं कॉलोनीज़ में रहने वाले, कॉलोनी का मतलब आपको समझना चाहिए, जैसे ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था। जो भी एक पावरफुल देश किसी दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है, उसके ऊपर रूल करना शुरू कर देता है, तो उसकी कॉलोनी हो जाता है। तो जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, वैसे ही फ्रांस की भी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी। तो क्या ये जो अधिकार थे, ये फ्रांस की कॉलोनीज़ के अंदर भी एक्सटेंड किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए? लेकिन इन्होंने कोई भी इस तरीके का कोई भी कानून पास नहीं किया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, जिनकी आमदनी डिपेंड करती थी इस स्लेव ट्रेड के ऊपर, तो उनसे डरते हुए जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने कोई भी कानून पास नहीं किया। फाइनली जो कन्वेंशन आई 1794 में, उन्होंने कानून बनाया टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस, की जितने भी ओवरसीज पोजेशन हैं, जितने भी समुद्र पार, जितने भी अधिकारिक क्षेत्र हैं फ्रांस के, उनमें भी इन जो भी स्लेव हैं, जो भी दास हैं, उनको फ्री कर दिया जाए। दिस हाउवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर्स 10 ईयर लेटर। लेकिन 10 साल के बाद ये जो मेजर्स अपनाए गए, इनको ख़त्म कर दिया गया। नेपोलियन जो था, उसने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड प्लांटेशन और जो बागान के मालिक थे, वो इस बात को समझ चुके थे दैट देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो ये बात
जो भी बिजनेसमैन थे या प्लांटेशन ओनर्स थे वो ये बात समझते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये उनकी उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी है या उनका राइट है कि वो अफ्रीका के निग्रोज को एनस्लेव करें, उनको नौकर बनाए, ताकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ सके। फाइनली जो फ्रांस कॉलोनीज थी उनमें स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया 1848 में। उसके बाद है द रेवोल्यूशन इन एंड एवरीडे लाइफ, कि हर दिन की जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है उसके अंदर ये जो रेवोल्यूशन था इसका क्या महत्व था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स ऑफ पीपल वेयर, क्या राजनीति जो है वो लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज वो बोलते हैं, जिस तरीके की बुक्स वो पढ़ते हैं, क्या जो पॉलिटिक्स है वो इन सबको चेंज कर सकती है। 1789 के बाद आगे आने वाले जो साल थे फ्रांस के अंदर, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी, औरतों की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी किस ड्रामेटिक तरीके से चेंज हुई। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, जो क्रांतिकारी सरकार वहाँ पर आई थी, उन्होंने इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पर ले लिया कि टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, कि वो इस तरीके के कानून पास करेंगे जिन आइडियाज़ से या जिन कानूनों से ये जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, इक्वालिटी के, वो लोगों की हर दिन की प्रैक्टिस में आ जाएं। इस तरीके के कानून वो पास करना चाहते थे। वन इम्पॉर्टेंट लॉ, एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट लॉ जिसको इफेक्ट में लाया गया आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ बासिल का किले को जब ढहा दिया गया, उसके तुरंत बाद समर 1789 के बाद जो कानून सबसे इम्पॉर्टेंट रहा था वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि नॉट हैविंग फ्रीडम टू राइट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, कि राजा या जो भी रूलिंग पार्टी है उसकी मर्जी के खिलाफ ना ही कुछ पब्लिश कर सकते हैं, ना ही कुछ छाप सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं, या लोगों को नाटक के तौर पे उसको दिखा सकते हैं, या कि कोई बुक में ऐसा लिख सकते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ। तो ये सेंसरशिप था, इसको अबॉलिश कर दिया गया 1789 में। इन ओल्ड रेजिम्स, पुराने प्रजातंत्र के समय पे जो भी रिटन मटेरियल हुआ करता था, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, बुक है, न्यूज़पेपर है, प्ले है, दे कुड बी पब्लिश और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। इन सारी चीज़ों को तभी दिखाया जा सकता था या पब्लिश किया जा सकता था जब राजा उनको अपनी सहमति दे दे। नाउ द डिक्लेरेशन, लेकिन अब क्या आ चुका था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन आ चुका था। ये दावा करता था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ये एक नेचुरल राइट के तौर पे सबको मिलना चाहिए। न्यूज़पेपर है, पैम्फलेट यानी कि पर्चे, बुक्स हैं, प्रिंटेड पिक्चर्स हैं, एंड ये जो सारी चीज़ें थी, जब सेंसरशिप ख़त्म हो गया तो इन सारी चीज़ें जो थी ये टाउन्स, शहरों से होते हुए फ्रांस के अलग अलग गांव देहात में, कंट्री साइड में भी पहुंचने लगी, बड़ी मात्रा में पहुंचने लगी। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस, इन सभी के अंदर डिस्कशन होता था, डिस्क्राइब किया जाता था जो भी घटनाएं हो रही हैं फ्रांस के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर। अब न्यूज़पेपर आता है तो सबको पता चलता है कि ये घटना वहाँ हुई, ये घटना वहाँ हुई, क्या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में आम जनता को भी पता चलता है। ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, इट आल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। तो जब फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी लोग कुछ चीज़ों से असहमत होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो वो अपने व्यूज़ को उसके अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, छाप सकते हैं। ईच साइड, हर एक साइड जो होती है, सो टू बी कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। मान लो कोई चीज़ विमेन के राइट के बारे में छपता है तो कुछ लोग इसके फेवर में बोलेंगे, कुछ इसके अगेंस्ट में बोलेंगे, लेकिन दोनों साइड हैं, इसके फेवर वाली और अपोजिशन वाली, वो दोनों ही साइड अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रिंट के माध्यम से दिखा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो नाटक प्ले जो परफॉर्म किए जाते थे, गीत जो गाए जाते थे, फेस्टिव प्रोसेशंस का मतलब होता है जो भी फेस्टिवल्स के लिए जो जुलूस निकाले जाते हैं, इन्होंने बड़ी मात्रा में लोगों को अट्रैक्ट किया। ये एक दूसरा तरीका था that too could grasp the identify and identify the ideas such as, ये एक ऐसा तरीका था कि लोग जो हैं वो ऐसे आइडियाज़ को समझें और उनका महत्व को जानें, उनको पहचानें, जो भी आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, जस्टिस के, इन सभी को। पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। अब जो भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने लिखा हुआ था, बड़ी मात्रा में लिखा हुआ था इन आइडियाज़ के बारे में कि इक्वालिटी है क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, लेकिन जो लिखा हुआ मटेरियल है उसको सिर्फ पढ़े लिखे कुछ लोग ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जबकि जो सॉन्ग हैं,
प्ले हैं या फिर जो जुलूस निकाले जाते हैं, इनको ऐसे लोग भी देख सकेंगे, समझ सकेंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ताकि इन सारे आइडियाज़ को कॉमन पीपल तक, जो पढ़े लिखे नहीं हैं एंड अनएजुकेटेड जो लोग हैं, उन तक भी पहुंचाया जा सके कि ये जो आइडियाज़ हैं ये एक इंसान की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नाउ कंक्लूजन। इन 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे जो था उसने अपने आप को यूरोप एम्परर घोषित किया फ्रांस का। ही सेट आउट टू कॉन्कर, वो निकला हुआ था जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थी यूरोप की, उनको कॉन्कर करने के लिए, उनको जीतने के लिए। और जैसे ही वो इस मिशन पर कामयाब होता चला जा रहा था, वो डिसपोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो जितने भी एरियाज़ को या जितने भी देशों को वो जीतता चला जा रहा था, वहाँ पर वो उन राजाओं को या उन डायनेस्टीज़ को हटाकर अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को इंस्टॉल कर देता था, वहाँ का राजा घोषित कर देता था। नेपोलियन ने अपने आप को एक मॉडर्नाइज़र के तौर पे देखा, यूरोप का। मॉडर्नाइज़र मीन्स आधुनिकता, जो नए विचारों को लेकर आने वाला था और नई चीज़ों को इंस्टॉल करने वाला था लोगों की ज़िंदगी में। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, यहाँ पर आपका यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ओवर द रिफॉर्म्स अडॉप्टेड बाय नेपोलियन बोनापार्टे, या फिर नेपोलियन कोड जो था वो क्या था, तो उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, उसने बहुत सारे लॉज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक शामिल था कि भाई सभी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम के द्वारा जो वेट, भार और नाप तोल की जो इकाइयाँ होती हैं उसका इक्वल उसने अडॉप्ट किया कि सभी जगह पर नाप तोल की जो इकाइयाँ होंगी वो सेम होंगी। इनिशियली मैनी सो, शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने जो नेपोलियन था उसको एक लिबरेटर, एक मुक्तिदाता के रूप में देखा, जो लोगों को उनकी प्रॉब्लम से या उनकी जो मोनार्की सिस्टम है उससे आज़ादी दिलाएगा। लेकिन जल्दी ही लोगों को ये बात समझ में आ गई। सून पीपल सो नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, लेकिन जल्दी ही लोगों ने देखा कि नेपोलियन की जो भी आर्मी है वो इन्वेडिंग फोर्स का मतलब क्या है, आक्रमणकारी फोर्सेस हैं, वो लोगों के ऊपर आक्रमण करने वाली, उनके देश के ऊपर आक्रमण करने वाली जो ताकत है उसके रूप में उन्होंने देखा। फाइनली नेपोलियन जो था उसको वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया गया 1815 में। जितने भी उसके मेजर्स उसने अपनाए थे, कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, जितने भी उसके मेजर्स थे जिनके अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज शामिल थे, लिबर्टी है, मॉडर्न लॉज हैं, जल्दी ही यूरोप के दूसरे हिस्सों तक भी इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर देखा गया। जब नेपोलियन यहाँ से जा चुका था उसके लंबे समय के बाद भी इन सारे मेजर्स का जो असर था वो पूरे यूरोप में देखा जा सकता था। अब लीगेसी ऑफ फ्रांस क्या है, क्या धरोहर रही है फ्रांस की, क्या मिला है पूरी दुनिया को फ्रांस की रेवोल्यूशन से। ये जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक आइडियाज़, वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो आइडियाज़ है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि डिस्क्राइब अबाउट द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या लीगेसी मिली है, क्या धरोहर मिली है हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक राइट्स के, ये सबसे इंपॉर्टेंट लीगेसी मानी जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ये जो आइडियाज़ हैं ये फ्रांस से होते हुए पूरे यूरोप से 19वीं सेंचुरी में पूरे यूरोप में फैले, और उसके बाद जहाँ पर भी जो फ्यूडल सिस्टम था द वर एबॉलिश, पूरे यूरोप के अंदर जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सामंती सिस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया गया। कॉलोनाइज पीपल रीवर्क्ड, जो भी देशों के लोग कॉलोनाइज थे, जैसे कि सपोज भारत ही उस समय पर कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटिशर्स की, एंड इट वाज फाइटिंग फॉर इट्स फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। उस समय पर देश के अंदर जो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी अपने आप को आज़ादी दिलवाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो यहाँ के भी जो लोग थे उन्होंने भी इन आइडियाज़ को समझा और उनके ऊपर दोबारा से काम किया। जो भी बॉन्डेज है, बंधुआ मजदूरी है, या फिर जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, सोवरेनिटी है, इन सारे आइडियाज़ के ऊपर काम किया गया। लोगों ने इसको समझा। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो दो है वो ऐसे एग्जाम्पल हैं, वो रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस से आने वाले सभी आइडियाज़ का स्वागत किया और इनके ऊपर रिस्पॉन्स किया। दैट्स इट इन दिस वीडियो।